Good morning all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 4 of political science. The name of the chapter is electoral politics. And now we are doing the topic under this topic is what makes election in India democratic. हम ये वाला टॉपिक रीड कर रहे थे and in this topic I have already explained you that the role of independent election commission. Under this we learned that how the independent election commission make our country's election democratic. Under this topic we learn about the powers of our election commission. The next point to make the election democratic is popular participation, in which we learn that if people largely participated in the election, then it will be democratic. Otherwise it will not be the democratic election. And in this we comparison the UK and India's election turnout, as well as social groups example also, that which type of people are maximum participated in the election process of our country. Now come on the next, that is acceptance of election outcomes. Acceptance, in which we learn that to make the elections democratic, it is also necessary that people should have to be accept the result that come after the election process. It means कि result जो आता है that should be acceptable by all. अगर वो acceptable by all होगा तभी elections का benefit है और तभी वो elections democratic है. Now let us read it. Acceptance of election outcome. One final test of the free and fair of election has in the outcome itself. If election are not free or fair, अगर election फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो आउटकम्स ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल. तो आउटकम्स क्या होगा, वो सही नहीं होंगे. मतलब कहने का कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ. फ्री एंड फेयर इलेक्शन अपने आप में ही एक आउटकम दे देते हैं. एंड इफ़ आउटकम्स फेवर्स द पावरफुल, और अगर आउटकम पावरफुल व्यक्ति की फेवर कर रहे हैं तो इलेक्शन क्या है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है. इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन यूजली. और अगर वो फेवर कर रहे हैं तो कभी भी रूलिंग पार्टी इलेक्शन हारती नहीं है. यूजली क्या होता है, द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम्स ऑफ ए रिग्ड इलेक्शन. रूलिंग पार्टी जो होती है वो आउटकम्स को एक्सेप्ट नहीं करती है. और अगर रूलिंग पार्टी या लूजिंग पार्टी आउटकम्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है. इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट द लूजिंग पार्टी मस्ट हैव टू बी एक्सेप्ट द रिजल्ट. दे मस्ट हैव टू बी एक्सेप्टेड दैट वी लॉस द इलेक्शन. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट इट. द रूलिंग पार्टी routinely lose the election in India both at the national and state level. In our country maximum time जो रूलिंग पार्टी होती है वो इलेक्शन हार जाती है. एंड दिस रिजल्ट शोज दैट इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर इन आवर कंट्री. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें तो मैक्सिमम इलेक्शन जो है रूलिंग पार्टी हार जाती है. इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन फेयर है. इन द US, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बता सकती हूँ. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि मैक्सिको, जिम्बाब्वे, चाइना में मैक्सिमम क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन जीतती है. रेगुलरली एक ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चूज होकर आ रहा है. तो वहाँ पर वो बता रहा है कि वहाँ पर अनफेयर मीन्स यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए रूलिंग पार्टी हमेशा वोट जो है, इलेक्शन जो है वो जीतती आ रही है. ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द सेकंड पॉइंट. इन द US एन इनक्यूबेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेयरली लूजेस एन इलेक्शन. US में
सिटिंग और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो कम इलेक्शन को लूज़ करते हैं. बट इन इंडिया हाफ ऑफ द सिटिंग MPs और MLAs lose the election. ठीक है. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes, those with known criminal connection will lose election. हमारे यहाँ पर क्या प्रोसेस है कि मैक्सिमम हम जो कैंडिडेट हमें लगता है कि जिसने बहुत पैसा खर्च किया है वोट को खरीदने के लिए या फिर जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस हैं वो ज़्यादातर इलेक्शन लूज़ कर जाते हैं. इसका मतलब पब्लिक फेयरली वोट डाल रही है और रिजल्ट भी फेयर आ रहा है. ठीक है. Bearing very few disputed election, the electoral outcomes are usually acceptable as people's verdict by the defeated party. ये इंडिया की सिचुएशन की बात कर रहा है कि बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, कि बहुत कम इलेक्शन ऐसे रहे हैं जो डिस्प्यूटेड रहे हैं जिसमें हमने कोई इशू रेज रहा है. अदरवाइज हमारे मैक्सिमम इलेक्शंस की आउटकम्स जो हैं वो लोगों के द्वारा और रूलिंग पार्टी के द्वारा एक्सेप्टेड हुई है. डिफीटेड पार्टी ने एक्सेप्ट किया है दैट दे लॉस द इलेक्शन. सो these 3-4 things tell us that in our country ruling party as well as the losing party or public always accept the result of elections, and this shows that elections are democratic in our country. Now come on, challenge to free and fair election. Under this topic we have to be learned that which are the factors that are very much necessary to what are the challenges in front of free and fair election. कि अगर हम कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं देन विच टाइप ऑफ चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द गवर्नमेंट. All these leads to a simple conclusion. Election in India are basically free and fair. ऊपर के जो भी हमने पढ़ा है that shows that in our country elections are free and fair. Party that wins an election and forms government does so because people have choose it over its rival. पार्टी जो कि क्या कर रही है, पार्टी that wins an election, जो इलेक्शंस को जीत रही है, ठीक है, and chosen it over its rivals, wins the election and forms government, और जो गवर्नमेंट बना रही है people have choose it over its rivals, लोग उसे चूज कर रहे हैं उसके दुश्मनों से हरा कर. ठीक है. दिस मे नॉट बी ट्रू और एवरी कंस्टिट्यूंसी, बट ये हर जगह सही नहीं है. A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means. Few candidates, keep in mind, few candidates are here, those can win purely, जो इलेक्शंस को प्योरली विन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पावर एंड अनफेयर मीन्स. ठीक है. बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ ए जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस. बट अभी भी अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करें तो हम पॉपुलर प्रेफरेंस दे रहे हैं और पॉपुलर रिजल्ट दे रहे हैं. देयर आर वेरी फ्यू एक्सपेक्टेशंस टू दिस रूल इन द लास्ट 50 ईयर्स. बहुत कम एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जो हमने रिजेक्ट की हैं या जिनके बारे में हम यह कह सकें कि जो इलेक्शन प्रोसेस था वो कवरेबल नहीं था या सही नहीं था. ठीक है. येट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ ask deeper questions. Are people's preference based on real knowledge? Yet the picture looks different. But हमारी जो यहाँ पर पिक्चर है वो अलग है. People's preference based on real knowledge. Are the voters getting the real choice? अब यहाँ पर हम ये तो कह रहे हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, बट द मेन थिंग कि क्या लोगों के पास रियल चॉइस है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज्ड हियर. नॉर्मल हम बात करें तो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके पास रियल चॉइस ही नहीं है. कैंडिडेट और पार्टी जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना कि रियल चॉइस क्यों नहीं है. कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कोई भी पार्टी आएगी, बट
वी आर नॉट बेनिफिटेड, कि हम लोगों के लिए कोई खास काम नहीं करने वाली और हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ की वर्किंग सेम है, उनके सेम एम्स हैं एंड दे आर नॉट ब्राउट लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर वर्किंग, वो ज़्यादातर चेंजेस नहीं लेके आते हैं। और दिस शोज़ कि पीपल डोंट हैव द रियल चॉइस, कि लोगों के पास रियल चॉइस एग्जैक्टली नहीं है। चलिए नाउ लेट अस रीड किस तरह से रियल चॉइस नहीं है। कैंडिडेट्स एंड पार्टी with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over the smaller parties and independents. कि पार्टीज जो उनके पास पैसा है वो हो सकता है कि जीत ना पाए, बट वो फिर भी ज़्यादा एडवांटेज इंजॉय करते हैं एज कंपेयर टू द स्मॉलर और इंडिपेंडेंट पार्टीज, राइट। नेक्स्ट, in some part of the country, candidate with criminal connection has been able to push others out of the electoral race. This is also true कि कई एरियाज़ में क्रिमिनल कनेक्शन वाले लोग भी लीडर हैं, वो अच्छे लोगों को बाहर करके खुद इलेक्टोरल रेस में हैं और वो अपने लिए एक मेजर पार्टी में टिकट सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। ये मेन चैलेंजेस हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे कि हम मनी पावर अभी भी हम कहीं ना कहीं काम कर रही है, क्रिमिनल कलेक्शंस भी कहीं काम कर रहे हैं और अभी भी बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी हैं जहाँ पर फैमिलीज़ डोमिनेट हो रही हैं, वंशवाद जिसे हम कहते हैं वो चल रहा है, हिरार्की चल रही है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, तो वो क्या है कि आइदर दे हैव द कैपेबिलिटी और नॉट, बट स्टिल दे गॉट दैट पार्टीज टिकट, वो फिर भी पार्टी की टिकट्स ले लेते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिव्स, बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस इन टू द पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज नॉट ओनली इन कांग्रेस, दिस ऑल्सो इन द मेनी अदर पार्टीज। इफ वी टॉक टू अबाउट द बिहार पॉलिटिक्स, यूपी पॉलिटिक्स, तो क्या है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी उसकी वाइफ, आगे उसका बेटा आ गया, द सेम थिंग। ऐसे ही नीतीश कुमार उसका बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फैमिली टेंडेंसी है ये चल रही है, अभी भी चल रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज बिकॉज ऑफ दिस फैमिली टेंडेंसी। इस फैमिली टेंडेंसी की वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम जो कुछ अच्छे लोग पार्टी के that have the capability to run the party smoothly, they are not be able to be come forward, वो ज़्यादा आगे नहीं आ पाते पार्टी की वर्किंग के लिए। क्यों? क्योंकि डोमिनेशन किसकी है? फैमिलीज़ की। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है that is faced by the political parties. Very often election offer little choice to ordinary citizen. और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आम जनता है, ऑर्डिनरी सिटीजन जो है उसके लिए इलेक्शन ज़्यादा चॉइसेस नहीं लेकर आता, ठीक है। मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, उनकी पॉलिसीज़, उनके प्रैक्टिसेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया है, ठीक है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज। स्मॉलर पार्टीज सफ़र करती हैं और ज़्यादा एडवांटेजेस कौन ले जाती हैं? बिगर पार्टीज ले जाती हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस, दोज आर फेस्ड बाय आवर पॉलिटिकल पार्टीज एंड इवन द इंडियन सिटीजन्स ऑल्सो, एंड दे आर ऑल्सो have a big challenge in front of to make the country political parties, political situation democratic. So to make the country fully democratic और पूरे political situations को, elections को democratic बनाने के लिए we must have to overcome these challenges. And what can be ordinary citizen do to face these challenges? अब ordinary citizen को इन challenges को दूर करने के लिए वो क्या कर रहा है और क्या करता है, that is very much important for us, ठीक है। तो this all is about your chapter। यहाँ पर आपका जो chapter है वो over हो गया and this is the last topic of your chapter, okay। And now you have only the exercise of this chapter here, have some important
definitions, model code of conduct, constituency, इंक्यूबमेंट, लेवल प्लेइंग फील्ड, रिगिंग एंड टर्नआउट. ठीक है, ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं इस चैप्टर की. सो that's it for today. The next we will discuss in the next video, and in the next let us see what we have to do. Okay, thank you.